पार्ट 2 में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से मगध साम्राज्य का विकास किया। बिंदुसार और सम्राट अशोक का क्या योगदान रहा मगध साम्राज्य में। हमने देखा था कि कलिंग के युद्ध के बाद कैसे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मगध साम्राज्य की रोशनी धुंधली पड़ी। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका डिजिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबको ये पता है कि बिहार बहुत ही गरीब स्टेट है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों को पता है कि बिहार की हालत ऐसी क्यों है। एक वक्त था जब पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना शहर दुनिया का सबसे समृद्ध और बड़ा शहर था। एक वक्त था जब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र माना जाता था। एक वक्त था जब बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और आज बिहार के लोगों को पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आज बिहार का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसका पतन शुरू हो गया था। ईस्वी सन 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीत लिया। उसके बाद पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। इसी विजय अभियान के दौरान इख्तियारुद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और उनका नाश कर दिया। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश क्यों किया था, इसके ऊपर अलग से हम ये वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जब आप इसका कारण जानोगे तो आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कोई इतनी हद तक नीचे कैसे गिर सकता है। इन लोगों को बौद्ध धर्म से बहुत प्रॉब्लम था। इन्होंने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म नहीं किया था, बल्कि हजारों बौद्ध अनुयायियों को और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी जान से मार डाला था। बिहार की धरती को भी महान चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की याद आती होगी। अगर वो लोग होते तो ऐसे 50 खिलजी मिलकर भी बिहार का कुछ उखाड़ नहीं पाते। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया, तब वहाँ की लाइब्रेरी में इतनी सारी पांडुलिपियाँ थी, इतनी सारी बुक्स थी कि उस लाइब्रेरी को जलते जलते 3 महीने लग गए। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। बहुत दुख होता है ये सब सुनकर, देखकर कि न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी, कितनी सारी विरासतें थी हमारी, कितनी सारी खोजें की थी हमारे लोगों ने, जिनको अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने लूट लिया या तो फिर विनाश कर दिया। खिलजी द्वारा किए हुए विनाश के बाद उनकी सेना रहने के लिए वहाँ पर नष्ट किए हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगी। इन्हीं बौद्ध विहारों के नाम से उस जगह का नाम बिहार पड़ा। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश ने राज किया है। लेकिन जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब बिहार की अहमियत फिर से बढ़ने लगी थी। शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने 1540 में हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने 5 साल के शासनकाल दौरान उन्होंने राजधानी को नए गौरवशाली रूप में रखने की पूरी कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। शेर शाह का जन्म सासाराम शहर में हुआ था, जो अब बिहार के रोहतस जिले में है। उनका असली नाम फरीद खान था, लेकिन उनको शेर शाह के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर बहुत ही कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था। और उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर सूर से लिया गया था। शेर शाह अपने आप को मुगल साम्राज्य का प्रतिनिधि बताते थे, लेकिन उनकी चाहत अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी। शेर शाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी थे। 1540 से 1545 तक के अपने 5 साल के शासनकाल दौरान उन्होंने नई नगर सेवा और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। उन सिद्धांतों को, उन नीतियों को आज भी फॉलो किया जाता है। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान है, वो शेर शाह के शासन में शुरू हुई थी। पहला रुपया भी शेर शाह के शासन में बनाया गया था, जिसको हम आज भी करेंसी के रूप में यूज़ करते हैं। शेर शाह ने अफगानिस्तान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, डाक प्रणाली का विकास किया। शेर शाह के जरिए बिहार की धरती ने फिर से एक बार भारत का गौरव बढ़ाया। फिर शेर शाह की असमय मृत्यु के बाद पटना की शान और शौकत का दौर फिर से एक बार खत्म हो गया। उसी दौरान औरंगजेब का पोता
अजीम वहाँ पर आया। उनकी जिद थी कि शहर का नाम उनके नाम से रखा जाए, इसलिए पटना कुछ वक्त तक अजीमाबाद कहलाया। उसी दौरान पटना में एक महान योद्धा ने जन्म लिया जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में नवाबों का शासन आया, लेकिन तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन चुका था। पटना व्यावसायिक जगह के तौर पर विकसित होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना। अब वो मेन बात आती है कि बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ है, बिहार पीछे क्यों रह गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार का अब कोई अपना शासन नहीं रहा था, वो खुद बंगाल का हिस्सा बन चुका था। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ रहता था, मतलब लखनऊ के नवाब का। बंगाल अपना विकास करने में लगा हुआ था और उसका विकास हो भी रहा था क्योंकि उनके पास अपने बंदरगाह थे। दिल्ली तो बिहार की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो कुल मिला के सब लोग अपना अपना विकास कर रहे थे। बिहार का विकास रुक सा गया था, थम सा गया था। लेकिन अभी भी बिहार के बुरे दिन खत्म नहीं हुए थे। 1764 में बक्सर, जो पटना के नज़दीक है, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों और मुगलों की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद बंगाल अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब बिहार खुद बंगाल का हिस्सा था, मतलब बिहार भी अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब अंग्रेज तो यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए और बिहार के पास था पटना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। मतलब अंग्रेज़ों ने पटना का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज़ों का काम था खोखला करना, लूटना। दिन महीने साल बीतते गए और धीरे धीरे करके भारत के साथ साथ बिहार को भी पता चल गया कि अंग्रेज जितना दे नहीं रहे हैं उससे कई ज़्यादा लूट रहे हैं। करीबन 200 साल तक अंग्रेज़ों ने बिहार को लूटा, खोखला किया। फिर जब 1857 में पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब बिहार में भी बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। लेकिन उस वक्त में वहाँ पर अगर अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा कोई भारी पड़ा हो तो वो थे वीर कुंवर सिंह। ही वॉज रियली ग्रेट मैन। उनके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो आने वाला है। 80 साल की उम्र में भी जिस बहादुरी से वो अंग्रेज़ों के सामने लड़े थे, वो लड़ाई इतिहास में अमर हो चुकी है। बाबू कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। 1857 में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम उठाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, झांसी में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उसके बाद बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार और ओडिशा का जो संयुक्त प्रदेश था उसकी राजधानी पटना ही रही। अंग्रेजों के शासन में पटना का विकास भी हुआ, जैसे कि वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बनवाए, जो आज भी है, रोड्स बनवाए। उसके बाद 1935 में बिहार और ओडिशा को भी अलग कर दिया गया। अभी भी बिहार की राजधानी पटना ही रही। उसके बाद आया चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में आपको पता होगा और पता होना ही चाहिए। चंपारण के किसान नील की खेती करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की कीमत बहुत ही कम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने किसानों के ऊपर लगान कम नहीं किया, इसलिए उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। किसान बहुत परेशान थे। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का पहला सफल सत्याग्रह बना और इसी सत्याग्रह ने गांधी जी को पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान दिलाई। लोग उन्हें तब से बापू के नाम से पहचानने लगे। चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित होकर गांधी जी के मार्गदर्शन से देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग सत्याग्रह हुए और बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद बिहार की क्या कहानी रही है और हमारे राजनेताओं की क्या कहानी रही है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप सब ने सब देखा है। ओके देन, ये थे बिहार के इतिहास के हाइलाइट्स, मेन घटनाएं जहां पर इतिहास ने करवट ली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर घटना के ऊपर या पर्टिकुलर किरदार के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियोज़ बनाने की। ये था पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हो। ओके देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।